नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम बेदर्द पिया एक रोमांटिक प्रेम कहानी का चौथा भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे की कहानी को शुरू करते हैं। नंदिनी राजवीर की आंखों में देखती है तो नंदिनी को राजवीर की आंखों में उसके प्रति एक खालीपन और एक नफरत के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। फिर वह अपने दिल को मजबूत करती है और एक बार फिर से कहती है, मैं आपसे डाइवोर्स लेना चाहती हूँ। नंदिनी की बात सुनकर राजवीर के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदलते। वह एक्सप्रेशन लेस चेहरा लिए हुए कठोर निगाहों से नंदिनी की तरफ देख रहा था। फिर वह अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, और यह सब तुम किस लिए कह रही हो? नंदिनी राजवीर की तरफ देख कर उससे कहती है, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए और मेरे स्वाभिमान के लिए। आपको यह ना लगे कि यह शादी मैंने पैसों के लिए की है और आप मुझे बार बार बेइज्जत ना करें, और साथ में दादा दादी और आपके लिए। राजवीर नंदिनी की बात सुनकर एक पल के लिए चुप हो जाता है, फिर भी वह खुद को बोलने से रोक नहीं पाता है। नंदिनी को ताना मारते हुए फिर वो कहता है, तुम्हें मेरी और मेरे दादा दादी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और शायद मैं जानता हूँ तुम यह सब किस लिए कर रही हो। डाइवोर्स देना तो एक बहाना है। मेरे दादा दादी ने तुम्हारे नाम पर जो प्रॉपर्टी की है वह तुम्हें हथियाना है। ठीक कहा ना मैंने, मिस नंदिनी चंदेल? राजवीर की बात सुनकर नंदिनी उसे हैरत भरी नज़रों से देखने लगती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस आदमी को किसी की फीलिंग्स की परवाह ही नहीं है, ना ही यह किसी की परवाह कर सकता है। इसे बस खुद से मतलब है। नंदिनी राजवीर की बात सुनकर उसकी तरफ भीगी हुई आंखों से देखती है और उससे कहती है, शायद आप इस बार गलत होंगे। राजवीर सिंह चौहान, हर लड़की बिकाऊ नहीं होती, ना ही हर लड़की को पैसों की ज़रूरत होती है। मैं खुद के लिए सक्षम हूँ और मैं मेरे खर्च के लिए पैसे कमा सकती हूँ। वैसे भी मुझे आपकी प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आप उसे मुझे दान करना चाहोगे भी ना, तो भी मैं उसे नहीं लेना चाहूँगी। वैसे भी आप डाइवोर्स पेपर बनवा लोगे तो उसके साथ प्रॉपर्टी और शेयर ट्रांसफ़र पेपर भी बनवा लेना मेरे नाम पर। दादाजी ने जो कुछ भी किया है मैं उसे आपको लौटा दूंगी। उसमें से मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए, ना ही मैं डाइवोर्स के बाद आपसे 1 रुपये भी लूँगी। इतना कहकर नंदिनी शांत हो जाती है और खालीपन से राजवीर की तरफ देखने लगती है। महान नंदिनी चंदेल, यह मेहरबानी आप मुझ पर क्यों कर रही हैं? नंदिनी, ना ही यह मेहरबानी आप पर कर रही हूँ, ना ही मुझ पर। यह उस रिश्ते के लिए है जो कभी हम दोनों का हो ना सका। आप इस रिश्ते को मानना नहीं चाहते हो तो मैं अकेली इस रिश्ते को कैसे निभा पाऊँगी? इसलिए मैं आपको आपके खिलाफ हुई शादी से रिहा करती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। ना ही आप पर मेरा कोई हक होगा, ना ही मुझ पर आपका। हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। यह शब्द पिछली रात राजवीर ने नंदिनी से कहे थे, वही शब्द राजवीर के सामने दोहरा रही थी। यह रिश्ता ना ही आप दिल से निभाना चाहते हैं और ना ही मैं। अगर हम ज़बरदस्ती इस रिश्ते को निभाएंगे तो हमें ऐसे ही दर्द मिलेगा, और मैं इस दर्द में बिल्कुल नहीं रहना चाहती, ना ही उस झूठी आस में। इसलिए मैं यह रिश्ता ख़त्म करना चाहती हूँ और मैं आपको आपके प्यार के पास जाने के लिए आज़ाद करती हूँ। राजवीर बस पुतले की तरह नंदिनी की बातें सुन रहा था। जैसे जैसे नंदिनी आगे कहते जा रही थी वैसे वैसे राजवीर के दिल में खालीपन बढ़ते जा रहा था। उसके दिल किसी फीलिंग्स में उसका दिल डूबा हुआ था और डूबा हुआ सा महसूस हो रहा था। फिर बस उस फीलिंग को समझ नहीं पा रहा था वो। नंदिनी आगे कहती है, डाइवोर्स लेने में हमें 6 महीने लगेंगे। तब तक के लिए यह बात आप दादा दादी को मत बताइएगा, वरना उन्हें बहुत ज़ोर का सदमा लगेगा और मैं नहीं चाहती कि उनकी तबीयत खराब हो। जल्दी से डाइवोर्स पेपर और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र पेपर तैयार कीजिए। इतना कहकर नंदिनी राजवीर के बाजू से निकल जाती है। बेड के पास जाकर तकिया और कंबल उठाती है और सोफे पर
सोने के लिए चली जाती है। राजवीर को एहसास तक नहीं हुआ कि नंदिनी उसके सामने से चली गई है। वह तो बस नंदिनी की बातों को अपने दिमाग में सोचे जा रहा था। कुछ देर बाद वह होश में आता है और कमरे से बाहर निकलकर सीधा दादा दादी के कमरे की ओर चला जाता है। सोफे पर लेटी हुई नंदिनी एकटक सीलिंग को देख रही थी। उसकी आंखों से धीरे धीरे कर करके आंसू बह रहे थे। उसने जो कुछ भी कहा वह उसके लिए भी आसान नहीं था। उसने तो राजवीर से सच्चा प्यार किया था, वह भी तस्वीर देखकर, और उसने आज जो कुछ भी कहा उसके दिल में उसका दर्द बहुत हो रहा था। उसे पता था उसके शब्दों से राजवीर को कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। नंदिनी को इस बात से बहुत फर्क पड़ रहा था। फिर वह कल से लेकर आज जो कुछ भी चीज़ें हुई उसके बारे में सोचने लगी और एक फिल्म की रील की तरह उसके सामने घूमने लगी उसकी यादें। दूसरी तरफ दादा दादी के कमरे में अनुपमा जी, अशोक जी एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है। अनुपमा जी समझ जाती हैं दरवाजे के पास कौन है, इसलिए वो सीधे कहती है, अंदर आ जाओ। दरवाज़ा खुलता है और राजवीर अंदर प्रवेश करता है। अनुपमा जी राजवीर की तरफ देखती हैं, फिर उसके साथ में हाथ की तरफ देखती हैं तो उस पर पट्टी बंधी हुई थी। यह देखकर उसके मन को एक राहत मिलती है। राजवीर धीरे से उनके पास आता है और सिर झुकाकर उनसे कहता है, आई एम सॉरी। अशोक जी एकदम से राजवीर की माफ़ी सुनकर उसे कहते हैं, अचानक सॉरी क्यों बोल रहे हो तुम? राजवीर धीरे से कहता है, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए, मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए, मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया उसके लिए। राजवीर की बात सुनकर अशोक जी राजवीर से कहते हैं, जो कुछ भी हुआ उसे जाने दो, आगे से अपने शब्दों पर ध्यान रखना, क्योंकि शब्द और तीर एक बार छूट जाते हैं तो वापस नहीं आता। फिर दादाजी अशोक जी अनुपमा जी की तरफ देखते हुए राजवीर की तरफ देखते हैं और फिर कुछ देर रुककर एक सवाल राजवीर से पूछते हैं, तुमने यह कभी नहीं पूछा कि हमने तुम्हारी शादी नंदिनी से क्यों करवाई, ना ही कभी तुमने जानने की कोशिश की। दादाजी की बात सुनकर राजवीर एक पल के लिए दादाजी और अनुपमा जी की तरफ देखता है, अपने चेहरे पर कोई भाव ना लाते हुए कहता है, शादी तो हो चुकी है ना दादाजी, तो क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ना। मुझे उसके बारे में जानने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मैं उसके बारे में जो भी हो जानना चाहता हूँ। अनुपमा जी राजवीर की तरफ देखती हैं और एक बार उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहती हैं, देखो राजवीर, हम दादा दादी हैं, हम तुम्हारा भला ही चाहेंगे। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से दूर जाना ही होगा। वैसे भी मुझे यह समझ में नहीं आ रहा 1 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि तुम उस एक्ट्रेस के चक्कर में पड़ गए हो। मैं जानती हूँ तुम इस बारे में बताना नहीं चाहते और हम तुम्हारे दादा दादी, तो हमारा जानने का हक है। और रही बात शादी निभाने की, तो मैंने और दादाजी ने फैसला लिया है, हम तुम्हें ही शादी को निभाने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। अगर तुम्हें इस शादी को पूरे दिल से निभाना है और इस रिश्ते के लिए तुम्हें वक्त चाहिए तो तुम ले सकते हो, पर एक बात याद रखो, उस मासूम बच्ची को अपने हाथ से मत जाने देना। अगर तुम थोड़ा सा प्यार दोगे तो तुम्हारे लिए जान भी दे सकती है। राजवीर बस हाँ में जवाब देता है। दादाजी उसे अपने करीब बुलाती हैं दादी जी और अपने पास बैठने का इशारा करती हैं। राजवीर अपनी दादी के पास जाकर बैठ जाता है। फिर दादी तीनों की प्लेट लगाती हैं और उनमें तीनों के लिए खाना परोसती हैं। नंदिनी ने बताया कि तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं, इसलिए थोड़ा सा कुछ खा लो। फिर से नंदिनी का जिक्र आते ही राजवीर नंदिनी की कही हुई बातों को सोचने लगता है। दादी जी के कहने पर राजवीर होश में आता है और तीनों खाना खाने लगते हैं। कुछ देर में तीनों खाना खा लेते हैं और राजवीर वहाँ से चला जाता है। सुबह का वक्त, चौहान मैंसन। सुबह के तकरीबन 8 बज रहे थे। दादाजी अनुपमा जी नीचे हॉल में बैठे हुए थे। दादी माँ दादाजी को चाय दे रही थी और दादाजी अखबार पढ़ रहे थे। तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, आजकल रिश्ते बचे ही नहीं हैं। इतने साल इन लोगों के बीच में रहकर इन लोगों ने मुझे एक पल में पराया कर दिया। लोग सच कहते हैं, सगे रिश्ते तो रिश्ते होते हैं, पराए तो एक पल में छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे ही बोलते बोलते एक शख्स चौहान मैंसन में प्रवेश करता है।
उसके हाथ में बड़ी सी ब्रीफ केस थी जो कि वह पहियों से घसीट कर ला रहा था और उसकी आवाज़ पूरे मैंसन में गूंज रही थी। प्रवेश करते ही वह शख्स जोर से चिल्लाते हुए कहता है, किसी को मेरी फिक्र नहीं है यहाँ पर। सबने मुझे एक पल में पराया कर दिया। हाय रे किस्मत, भगवान तू है या नहीं इस दुनिया में। देख रहे हो ना आप कैसे अपनों ने मुझे पराया कर दिया। ऐसे चिल्लाते हुए वह शख्स मेंशन के अंदर प्रवेश कर चुका था। वह शख्स दिखने में हैंडसम और गुड लुकिंग था। उसने अपने कसे हुए बदन पर एक टाइट टी शर्ट और लोअर में ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी। चेहरे पर बड़े से ब्लैक सेट्स लगाए हुए थे और एक स्लीपर पहनकर घर के अंदर चला आ रहा था। अनुपमा जी और अशोक जी को किसी के आवाज़ का एहसास होता है तो वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और अनुपमा जी के मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, आदित्य। यह शब्द सुनकर दादाजी भी कहते हैं, यह अचानक यहाँ क्या कर रहा है। यह तो 2 साल पहले न्यूयॉर्क में पढ़ रहा था ना। दादी जी उनकी तरफ देखते हुए कहती हैं, आप भी ना। वह 2 साल पहले पढ़ रहा था। पढ़ाई के बाद ऑस्ट्रेलिया चला गया था और वहाँ पर उसने बिजनेस स्टार्ट किया था। यह अचानक यहाँ कैसे आ गया, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अनुपमा जी ने अशोक जी से कहा। आदित्य की नज़र भी इन दोनों पर पड़ चुकी थी। वो दूर से चिल्लाते हुए कहता है, ओए मेरी मीना कुमारी। इतना कहकर आदित्य अपना ब्रीफकेस वहीं छोड़ देता है और थोड़ा तेज चलते हुए अशोक जी के और अनुपमा जी के पास आने लगता है। अशोक जी आदित्य के मुंह से मीना कुमारी नाम सुनते हैं तो वह अपना हाथ अपने सिर पर मार लेते हैं और कहते हैं, यही नौटंकी मुझे इसकी बिल्कुल पसंद नहीं है। अनुपमा जी अशोक जी की बात पर उनकी तरफ आंखें दिखाते हुए कहती है, बस करें आप, बच्चा अभी आया है और फिर आप शुरू हो गए। उस मासूम बच्चे को आप नौटंकी क्यों बुला रहे हो। अशोक जी अपना मुंह सिकोड़ कर अनुपमा जी से कहते हैं, नौटंकी को तो नौटंकी भी बुलाऊंगा ना उसे। तुम्हें जो वह कह रहा है उसकी हरकत ही उसकी जोकरों वाली है तो है। कहकर वह सामने आते हुए आदित्य को देख रहे थे। आदित्य वहां पहुंच जाता है, सोफे पर बैठी हुई अनुपमा जी से एकदम से लिपट जाता है। यह सब अचानक हुआ था कि अनुपमा जी को संभलने का मौका नहीं मिला और वह थोड़ा लड़खड़ा गई सोफे पर। फिर वो खुद को संभालती हैं। आदित्य उनके गले लिपटे हुए शिकायती अंदाज में कहता है, मीना कुमारी तुमने और तुम्हारे परिवार ने मुझे एकदम से पराया कर दिया। हाय रे मेरी किस्मत। इतना कहकर वह अपनी नौटंकी शुरू कर देता है। तुमने तो और तुम्हारे पति ने और तुम्हारे उस पोते ने मुझे यह तक बताना सही नहीं समझा कि उसने शादी कर ली है। मीना कुमारी इतना कहकर वो ड्रामा करने लगता है। मैं कहाँ तुम्हारी छोटी बहू को भगा कर ले जाने वाला था। तभी वहाँ पर एक कड़क आवाज़ गूंजती है, ओए नौटंकी छोड़ मेरी पत्नी को, छोड़ मेरी पत्नी को। यह आवाज़ अशोक जी की थी जो आदित्य को अंगारे भरी नज़रों से घूर रहे थे। फिर वो अपने शब्द चबा कर कहते हैं, इतना ही शौक है तो मेरे गले लग जा, मैं भी तो हूँ यहाँ पर। आदित्य अनुपमा जी से अलग होता है, एक तरफ पसर कर बैठ जाता है और अशोक जी की तरफ मासूम नज़रों से देखने लगता है। अशोक जी आदित्य की तरफ देखते हुए बोलते हैं, ये क्या नौटंकी लगा रखी है तूने। दादाजी के कहने पर आदित्य फिर से नौटंकी चालू करते हुए कहता है, नौटंकी नहीं है शाकाल, यह तो एक दोस्त का, एक भाई का दर्द है जो तुम नहीं समझ पाओगे। होए पीड़ित आत्मा, बस कर दे और यह बता तू कब आया इंडिया। दादाजी ने आदित्य से सवाल पूछते हुए कहा। आदित्य उनकी तरफ अलग नज़रिए से देखते हुए मुंह बनाने लगता है। फिर वह दादाजी और दादी जी की तरफ देखते हुए बोलता है, आप लोगों ने मेरे साथ बिल्कुल सही नहीं किया। आपने उसकी शादी करवा दी और मुझे बताना भी सही नहीं समझा। कैसे नाना नानी हो आप मेरा इकलौता कज़न, आपने उसकी शादी मुझसे बिना बताए कर दी। मुझे कितना दुख हुआ यह बात जानकर, आपको पता भी है। दादाजी उसकी बात सुनकर उसे जवाब देते हुए कहते हैं, तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे मैंने राजवीर की शादी तेरे से करानी थी। शादी उसकी एक ना एक दिन तो होनी थी, इसलिए हमने करवा दी। आदित्य दादाजी की बात सुनकर अपनी आंखों की पुतलियाँ घुमाता है और आगे बोलता है, शाकाल आप बहुत गंदे हैं।
आपसे अच्छी तो मेरी मीना कुमारी है, कहकर वो दादाजी की तरफ पफी फेस बनाते हुए देखता है। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी और राजवीर के कमरे में नंदिनी तैयार हो चुकी थी। उसे आज कॉलेज जाना था और कॉलेज में उसका आज अहम टेक्निकल था, इसलिए उसने रेड फ्लोर ऑफ शोल्डर कुर्ता और नीचे एक ब्लू जीन्स पहनी हुई थी और उसने अपने बाल पॉनीटेल में बांधे हुए थे। आंखों में हल्का सा काजल, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक, माथे पर बिंदी और जो मंगलसूत्र था उसका उसने उसे हाथ में पहन लिया था और उसने कुर्ते के ऊपर एक बड़ा सा वाइट कोट पहन लिया था, जिसकी वजह से उसके हाथ में पहना हुआ मंगलसूत्र नहीं दिख रहा था। उसने गले में एक बारीकी चैन पहनी हुई थी। तो वहीं राजवीर जिम वाले रूम से बाहर आता है और बाहर आते ही उसकी नज़रें नंदिनी पर ठहर जाती है। एक पल के लिए नंदिनी उसकी पूरी दुनिया बन चुकी थी। नंदिनी का यह रूप देखकर राजवीर के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। इस आउटफिट में नंदिनी बला की खूबसूरत लग रही थी। वहीं नंदिनी को आइडेंटिटी कार्ड पहनते हुए देख रहा था। राजवीर के लिए मानो वक्त वहीं ठहर चुका हुआ था। राजवीर बिना पल के झपकाए बस नंदिनी को देखे जा रहा था। वहाँ पर किसी चीज़ की तभी गिरने की आवाज़ आती है और उसी आवाज़ के साथ राजवीर अपने होश में आता है। राजवीर के हाथ से उसके पानी की बोतल नीचे गिर गई थी, जिसकी वजह से कमरे में पसरी हुई शांति एक पल के लिए और अशांति में बदल जाती है। वही नंदिनी को भी एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा था। उसे भी किसी की नज़रों की तपिश महसूस होती है और जिस दिशा में राजवीर था वह उस दिशा में देखने लगती है तो उसकी आंखें शर्म से नीचे झुक जाती है, क्योंकि राजवीर बस अपने बॉक्सर में ही था। उसका गठीला बदन और उसके 8 पैक्स एब्स नंदिनी को उसकी ओर आकर्षित कर रहे थे। नंदिनी का चेहरा राजवीर को इस तरह अर्धनग्न अवस्था में देखकर शर्म से लाल हुआ जा रहा था। वह बाजू में रखा अपना बैग उठाती है और रूम से चली जाती है। वहीं राजवीर बेशरम की तरह वहीं खड़ा रहता है, बेख्याली से नंदिनी को जाते हुए देख रहा था। वहीं आदित्य सिंह राठौर राजवीर की बुआ का बेटा। दिखने में वह राजवीर जैसा ही हैंडसम गुड लुकिंग है, पर राजवीर के स्वभाव से बिल्कुल अलग। राजवीर गुस्सैल और तो वहीं आदित्य एकदम स्वीट और स्वामी टाइप का है। दोनों का बचपन साथ ही गुजरा है, पर दोनों के स्वभाव में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। राजवीर कुल बिजनेस टाइकून है, आदित्य स्वीट और सिंपल पर्सनालिटी वाला बंदा है। हर बार मजाक मस्ती करना इसकी आदत है। आदित्य अशोक जी की बेटी चित्रलेखा जी का बेटा है, जो कि एक कार एक्सीडेंट में राजवीर के माता पिता के साथ चल बसी थी। आदित्य के पिता ने चित्रलेखा के जाने के बाद दूसरी शादी कर ली थी और दूसरी शादी से उन्हें 3 बच्चे थे। ये आदित्य अपनी सौतेली माँ को ज़्यादा पसंद नहीं करता था, इसलिए वह ज़्यादातर अपने नाना नानी के यहाँ रहता था। कुछ साल पहले ही वो लंदन चला गया था। वहाँ से वह अपनी MBA कंप्लीट कर ऑस्ट्रेलिया में उसने अपना बिजनेस सेटअप किया। राजवीर की शादी की न्यूज़ सुनकर वापस इंडिया आ गया। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी कमरे से बाहर आ जाती है और कमरे का दरवाज़ा बंद करके दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो जाती है और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। कुछ पल बाद वो नॉर्मल होती है और सामने की तरफ देख कर कहती है, ये क्या हो रहा था मुझे? यह सब मेरे लिए ठीक नहीं है, ना ही राजवीर के लिए। हम जल्दी ही अलग होने वाले हैं, तो मेरा उनके करीब जाना ठीक नहीं होगा। इतना कहकर वो सीढ़ियों से नीचे की तरफ चली जाती है। वहीं कमरे में बेख्याली से खड़ा हुआ राजवीर अचानक होश में आता है और होश में आते ही उसके चेहरे पर अनकही मुस्कान आ जाती है और अचानक से ही उसके चेहरे पर फिर से कठोर वाला भाव आ जाते हैं। फिर वो भी सामने की ओर देख कर कहता है, ये मुझे क्या हो गया था? अचानक से ही मैं उसके करीब क्यों जाना चाहता था? अचानक से मुझे उसके लिए फीलिंग्स क्यों महसूस होने लगी? ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हें ऐसी क्या बात है तुम में ऐसी क्या बात है मिस चंदेल, जो मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट कर रही है? मुझे तुमसे दूर रहना होगा, इसी में ही मेरी भलाई है। फिर इतना कहकर वो वॉशरूम में चला जाता है। वहीं नीचे हॉल में सब लोग बातें कर रहे थे। दादाजी आदित्य से उसके यहाँ आने का कारण पूछ रहे थे, तो वहीं आदित्य उन्हें सारी बातें बता रहा था। तभी उन्हें किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। वे लोग आवाज़ की तरफ देखते हैं तो वहाँ से नंदिनी उन्हें आती हुई दिखती है।
वहीं नंदिनी भी उन दोनों को देख रही थी। वहाँ पर एक अनजान सा चेहरा दिखता है तो इसलिए थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। वहीं आदित्य जब नंदिनी को देखता है तो उसकी दुनिया ही पलट जाती है। वो कहीं दूसरी दुनिया में खो जाता है और एक टक नंदिनी को ही देखता ही रहता है। नंदिनी इतनी खूबसूरत जो लग रही थी जैसे कि कोई एंजल हो। वहीं दादा दादी नंदिनी की तरफ देखते हुए एक साथ बोलते हैं, बेटा कहीं जा रही हो इतनी सुबह सुबह? नंदिनी दादा दादी के सवाल पर उनको जवाब देते हुए कहती है, हाँ आज इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल है तो हमें जल्दी ही जाना होगा। नंदिनी की नज़र आदित्य पर जाती है। फिर वो आदित्य को देखकर दादी से पूछती है, दादी माँ ये कौन है? दादी माँ मुस्कुरा कर जवाब देते हुए नंदिनी से कहती है, बेटा यह हमारी बेटी मतलब तुम्हारी बुआ सास का बेटा आदित्य है, अभी अभी विलायत से आया है। तभी दादी आदित्य को थोड़ा हिलाते हुए कहती है, आदित्य से मिल इसे, ये है आपकी भाभी नंदिनी। तभी आदित्य को होश आता है और दादी के मुंह से भाभी सुनकर मानो उसके अरमानों पर बिजली गिर जाती है। वो हकलाते हुए कहता है, भाभी? हाँ बरखुरदार, यह तुम्हारी भाभी हैं। दादाजी ने अपनी पलकें झपकाए हुए कहा। नंदिनी आदित्य नंदिनी की तरफ देखता है तो दोनों की नज़रें मिलती है, पर आदित्य नंदिनी से अपनी नज़रें फेर लेता है। फिर एक पल बाद गहरी सांस लेकर खुद को संभालता है और अपना एक हाथ आगे कर कहता है, हेलो भाभी, मैं आदित्य आपके पति का कज़न। नंदिनी भी मुस्कुराकर हाथ मिलाते हुए कहती है, जी मैं नंदिनी चंदेल, नंदिनी राजवीर चौहान। वहीं दोनों के हाथ मिलाने से ही किसी की आंखों में अंगारे जन्म ले चुके थे। दूर खड़ा राजवीर आदित्य को नंदिनी से हाथ मिलाते देख उसके मन में अजीब से बेचैनी चलने लगती है और उसके मन में आदित्य के प्रति गुस्सा भी पैदा होने लगता है। वो आदित्य को खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। नंदिनी अपना हाथ पीछे लेती है तो आदित्य भी अपना हाथ पीछे ले लेता है। आदित्य नंदिनी की तरफ गौर से देखता है और उसके गले में एक आइडेंटिटी कार्ड लटका हुआ था। कार्ड को देखते हुए वो कहता है, भाभी आप MBBS स्टूडेंट हो? नंदिनी हाँ में सिर हिलाते हुए आदित्य की तरफ देखते हुए उसे जवाब देती है, जी भैया। आदित्य नंदिनी की तरफ देखते हुए, आप मुझे आदित्य भी बुला सकती हैं। फिर उसे दूर खड़ा राजवीर को देखता है तो वह उसे जलाते हुए थोड़ा जोर से कहता है, नहीं तो आप मुझे प्यार से आदि भी बुला सकती हैं, मुझे सब लोग यही बुलाते हैं। ये कहकर उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वहीं आदित्य की बात सुनकर दूर खड़ा राजवीर उन सबको देख रहा था। आदित्य की बात सुनकर वो अपनी मुट्ठियां बींचने लगता है और अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता है और गहरी सांस छोड़कर उनकी तरफ आने लगता है। फिर आदित्य नौटंकी करके दूर से कहता है, ओए मेरे यार, मेरे भाई कैसा है, कितने साल हो गए तुझे मिले हुए। इतना कहकर वह किसी बंदर की तरह राजवीर के गले लग जाता है और फिर से अपनी नौटंकी शुरू कर देता है। हाय कैसा भाई, ये तूने शादी कर ली और मुझे बताया नहीं, मेरी हाय लगेगी तुझे देखना। कुत्ते, कमीने, जाहिल आदमी, अकेले अकेले शादी कर ली तूने। राजवीर उसके गले लग जाने से पहले ही गुस्सा था और उससे बात करने से और भी गुस्सा हो जाता है और गुस्से से उसे दूर झटकते हुए कहता है, दूर हट पागल, और पहली बात शादी अकेली में करते हैं, ना ही पूरे गांव वालों को लेकर। और तू कब आया ये बता। राजवीर के ऐसे पूछने से आदित्य थोड़ा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में ही उसको जवाब देता है, जब तेरी आंखें नहीं खुली थी तब। फिर वह नंदिनी की तरफ देखते हुए कहता है, भाभी आप इस खड़ूस को कैसे झेल लेती हो? उसके ऐसे कहने पर नंदिनी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है पर वह कुछ नहीं कहती। तभी वो घड़ी में टाइम देखती है तो 9 बज रहे थे। ये देखकर नंदिनी जल्दी से दादी जी से कहती है, दादी माँ मुझे लेट हो रहा है, मैं जाती हूँ। दादी माँ नंदिनी की बात सुनकर उसके लिए थोड़ी चिंतित होते हुए कहती है, बच्चा अभी तो 9 बज रहे हैं और तुम्हारा कॉलेज 11 बजे होता है, तो इतनी जल्दी कैसे जा रही हो तुम? नंदिनी दादी माँ को थोड़ा संकोच करते हुए जवाब देती है, दादी माँ मैं आज गाड़ी से नहीं जा रही हूँ। दादी माँ नंदिनी को पूछती हैं,
उसे पहले आदित्य जवाब देते हुए बोलता है, अरे भाभी, आप राजवीर चौहान की वाइफ हो और आप ऐसे टैक्सी पर क्या होगी? आपको यह सब शोभा नहीं देता। नंदिनी अपने चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान लाते हुए उसे जवाब देती है, मुझे झूठी शान और शौकत बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं डाउन टू अर्थ में रहने वाली लड़की हूँ और वैसे भी किसी को यह नहीं लगना चाहिए कि मैं उनकी प्रॉपर्टी और पैसे का फ़ायदा उठा रही हूँ। उससे यह बात राजवीर की तरफ नजरें गड़ाए हुए कही, वह भी थोड़ी जोर से। राजवीर नंदिनी की बातों को महसूस कर सकता था कि नंदिनी उस पर कितनी नाराज है। वहीं दादा दादी नंदिनी की बात सुनकर उसे कुछ नहीं कहते। उन्हें पता था नंदिनी स्वाभिमानी लड़की है, पर आदित्य को यह बात थोड़ी अटपटी लगती है। वो माहौल की नज़ाकत समझकर कुछ नहीं पूछता, पर उसके मन में कहीं कई सारे सवाल जन्म ले लेते हैं। नंदिनी दादाजी और दादी जी के पैर छूती है और आदित्य को बाय बोलकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। वो निकलती पीछे से ही दादी जी उसे आवाज़ देती हैं, बेटा शाम को जल्दी आने का प्रयास करना, हमें आपसे और पूरे परिवार से ज़रूरी बात करनी है। नंदिनी हाँ में जवाब देकर निकल जाती है, पर राजवीर को यह बात अच्छी नहीं लगती कि नंदिनी उससे कहे बिना बाहर चली गई। उससे आज पहली बार आदित्य से जलन हो रही थी कि नंदिनी ने आदित्य को बाय बोला और उसे नहीं। वह मन में कहता है, मैं भी तो यही था, मुझसे भी कह सकती थी ना। इतना कहकर वह फिर से अपने एरोगेंट वाले अंदाज में आकर दादाजी और दादी जी के साथ बैठ जाता है। आदित्य भी ज़्यादा बातों पर ध्यान ना देते हुए वहीं बैठ जाता है और चारों बातें करने लगते हैं। तो दोस्तों, आगे अब इस कहानी में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुने, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।